non-electrolytes. Now, which are the compounds which allows? Again, we have to say this. Why is it happens that okay, इतने सारे compound में कुछ तो allow करते हैं और कुछ नहीं allow करते हैं. जो allow करते हैं उनको हम बोलते हैं कि चलो ठीक है ये electrolyte है, और जो नहीं allow करते हैं वो non-electrolytes हैं. तो अब हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड अलाउ करते हैं. सो डेफिनेटली द कंपाउंड्स व्हिच आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं. कैटायन भी प्रेजेंट है और अनायन भी है. हाँ, सॉलिड स्टेट में ये कैटायन अनायन बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए हैं. किस फोर्स से? फिर से पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. तो इनको जो है अगर हम पानी में डालेंगे या हम मोल्टन स्टेट करेंगे तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे और बिजली जो है उनके द्वारा दौड़ेगी. तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या तो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हम किसे बोलते हैं. तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड भी, उसमें भी आपका आयोनाइजेशन होता है. थोड़ा बहुत थोड़ा सा बहुत लाइट पॉजिटिव चार्ज और लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो भी इलेक्ट्रोलिसिस दिखाते हैं. कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोलिसिस नहीं दिखाएंगे? Which compounds will be non-electrolytes? These compounds are actually non-polar covalent compounds. Then let me take the example. All ionic compounds, let me take PbBr2, lead bromide, NaCl, copper sulfate, ferrous sulfate, ferric sulfate. All these compounds, which are ionic compounds, which are made up by metal and non-metal, by actual transfer, they are electrolytes. Then we can take the example of some polar covalent compounds such as HCl, H2SO4, HNO3, all the acids, all the bases, they are electrolytes. Now, which are the compounds which are non-electrolytes? Take the example of kerosene, starch, sucrose, glucose, sugar solution, carbon disulfide, acetone, petrol, distilled water, clean distilled water. They are all non-electrolytes because they don't allow the passage of electricity. When we talk about passage of electricity, then the one thing more comes in our mind. What is conduction? Conduction is actually, it takes place, there are basic differences between electrolysis and conduction. चलो, conduction, take a bar, एक upscale चाहे आप कोई और मेटल का हो, चलो कॉपर ले लो, स्केल ले लो, या एक रॉड ले लो, या एक पाइप ले लो. If electricity is passing from point A to point B, पूरे दौड़ रहा है अगर, that is a good conductor. अगर आपने लकड़ी का ले लिया तो बिजली नहीं बहेगी, बिजली पास नहीं करेगी. Trish Lalwani is again and again raising the arm. What is the problem? Yes, Trish, what is your problem? Ma'am, how distilled water is a non-electrolyte? You are, if you are going to ask the questions like this, for what we are having this thing? For what? And the whole lesson is not over and you are obstructing. Listen to the full thing. No, I will give you the last 5 minutes for asking question. अपना question लिख रखो, बीच में मत disturb करो बेटा. चलो. Okay. Okay. So, what I was saying, see, flow टूट जाता है ना. मैं पढ़ा रही हूँ तो आप बीच में अगर आप टोकोगे तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा. आप लास्ट में मैं 8-10 मिनट में रखूंगी, उसमें पूछना, अपने क्वेश्चंस लिख के रखो. अच्छा, तो what I was telling you कि अगर मान लो कि कोई सॉलिड अगर हम ले लेते हैं, तो अगर या मान लो लकड़ी का ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, दो तरफ तार बांधेंगे तो वी विल सी इलेक्ट्रिसिटी डजंट फ्लो. और ये कैसे पता चलेगा? हमने एक बल्ब अटैच कर दिया, अगर बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, नहीं जलता है सर्किट में यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो. तो मेटल्स में या सॉलिड्स में हम देखते हैं दो तरह की कैटेगरी है, एक है कंडक्टर, एक है नॉन कंडक्टर्स. तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो बिजली दौड़ती है या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर दिमाग में दो चीज आती है, तो क्या सब में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है? नहीं. कुछ मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो फ्लो करती हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं. कुछ मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती हैं,
वो नहीं फ्लो करेगी। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही जानिए। इफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन एनी मेटल, दैट विल बी अ गुड कंडक्टर। अगर नहीं हो रहा है, दैट विल बी बैड। अब when we talk about the electrolytes और conductors में क्या अंतर है? We are not talking about solids in electrolytes, we are talking about the compound, जो solid भी हो सकते हैं, जो liquid भी हो सकते हैं। We are not talking about any particular metal type of thing. Metal is only one metal, copper, Fe, gold, silver, ऐसे metals हैं। But when we are talking about the compounds, that means we are talking about few metals together, metals or non-metals together. We are not talking about a particular one element only. We are talking about a cocktail of metal and non-metal or something like that. तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम बोलते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में क्या है कि फ्लो ऑफ आयंस होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हम बोलेंगे दिमाग में तुरंत डाल लो आयंस। कंडक्शन जब भी बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता तो होता है कंडक्शन क्या है, आपको पता तो होता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, लेकिन ये सब की वर्ड्स आप छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब मैंने बताया कि जब फ्लो ऑफ आयंस हम बोलेंगे तो डेफिनेटली जिसके पास आयन होगा उसी के पास फ्लो करेगा। अब नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के पास आयन है ही नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंसेस कर लिए। लेट अस डिफरेंशिएट कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट डिफरेंस ये है कि उसमें मेटल में होता है, इसमें आपका कंपाउंड में होता है। कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोलिसिस में फ्लो ऑफ आयंस है। कंडक्शन में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपने बिजली दौड़ाया कॉपर वायर के थ्रू, वो वैसा का वैसा ही कॉपर ही रहेगा, वो बदल के गोल्ड नहीं बन जाएगा या कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि मेटल की हानि नहीं होती। आपने अगर 10 किलो का एक पाइप लिया है वो 10 किलो का ही रहेगा। बिजली आपने बुझा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस पास होना बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां बहे हैं, लेकिन देयर विल बी नो transfer of any matter from anywhere to anywhere. Whereas in electrolysis, transfer of ions occurs, decomposition occurs, matter also becomes something new. अब अगर आपने NaCl ले लिया या कॉपर सल्फेट ले लिया, 50 ग्राम ले लिया, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो by the end of the electrolysis you will find copper sulfate is no more. कॉपर मिल रहा है, सल्फेट मिल रहा है, उसमें कुछ गैस बन गई, कुछ खत्म, कुछ माने मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस आपका ये कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलिसिस में। कंप्लीट डिकम्पोजिशन अकर्स इन इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे नो डिकम्पोजिशन, न्यू प्रोडक्ट, नो न्यू प्रोडक्ट, आयंस हियर दिस थिंग, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब स्ट्रॉन्ग कुछ सारे जो आपके हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सारे कंपाउंड्स आपके सेम टाइप का पैसेज नहीं देता है, यानी कि सबकी शक्ति एक, जैसे सारे कंडक्टर्स हम ये बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस जब हो कंडक्शन जब हो रहा है तो सारे मेटल्स सेम कंडक्टिविटी के नहीं होते। द बेस्ट कंडक्टर इज द सिल्वर, द वर्स्ट कंडक्टर इज लेड। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है बट इट इज लेस बेटर देन आपका सिल्वर। सो इन द सेम वे all the electrolytes don't have the same capacity. There are few which decomposes a little, but ionizes a partially. Little decomposition occurs. Few ions बनते हैं और कुछ molecules ions कब बनेंगे? जब molecule जो cation और anion का बना हुआ है, तो किसी में अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल लिया, वो पूरे 1000 मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट होते, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस उसमें ज्यादा है, तो वो गुड इलेक्ट्रोलाइट, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कंप्लीट पैसेज होगा इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ कंपाउंड्स में क्या होगा, सिर्फ 50% आपके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे और वो आपके बाकी जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही रहेंगे, चाहे कितना भी आप बिजली दौड़ा। तो उसमें क्या होगा, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो दे विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसमें हम देखेंगे, जो आपके
पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों ने पढ़ा है ग्रुप 1 ग्रुप 7A बहुत स्ट्रॉन्ग आयन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रुप 3A और आपने फिफ्थ एक का कोई नॉन एडमेटल ले लिया तो दोनों जो बनेगा वो भी आयोनिक ही बनेगा, बट दे विल बी नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप 1A सोडियम और ग्रुप 7A Cl. तो द स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक कंपाउंड और एक वीकेस्ट, तो जो वीक होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। या नॉन पोलर भी आप लोगे तो नॉन पोलर में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो स्ट्रेंथ वाइज हम देखते हैं कि द रूल गोज सेम, जैसे हम एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं कि कंप्लीट आपका वो मॉलिक्यूल जो आयोनाइजेशन हो जाना चाहिए, इसी तरीके से अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर इनकम्प्लीट हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, तो वो वीक है। अब देखो बच्चों, दो तरह का वर्ड तुम्हारे सामने आ रहा है, मैंने दो बार दो तरह का वर्ड इस्तेमाल किया। एक मैंने किया आयोनाइजेशन, दूसरा मैंने किया डिसोसिएशन। क्या अंतर है? क्या दोनों ही ब्रेकेज को इंडिकेट करता है? यस, दोनों ही ब्रेकेज को इंडिकेट करता है। यानी कि हम आयोनाइजेशन बोलते हैं यानी कि आयंस बन रहे हैं, कभी हम बोलते हैं डिसोसिएशन यानी कि आयंस सेपरेट हो रहे हैं। और इसी दो लाइन में मेरा आंसर भी है। जब वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड तो हमें ये पता है कि आयंस मौजूद हैं, कैटायन भी है और एनायन भी है। कैटायन और एनायन आपका ये है, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं एक सेकेंड। तो मैंने दो तरह की चीजें मैंने बोली, एक बोला आयोनाइजेशन और एक मैंने बोला डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन कब होगा? जब आपका ऑलरेडी आपका कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, दे आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, दे आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि अगर हमने लिया एग्जांपल HCl का, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, चलो मैं फिर से दिखा देती हूँ। देखो पहले, देखो एक ये कंपाउंड है NaCl और दूसरा कंपाउंड है HCl। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है और ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैटायन भी है, एनायन भी है। इन दोनों के बीच में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये वाला क्या है आपका? ये आपकी कोवैलेंसी है, यहाँ पे H और Cl एक एक इलेक्ट्रॉन का ये आपका शेयरिंग हो रहा है, लेकिन H और Cl में ये दोनों आपका शिफ्ट हो जाता है Cl की तरफ। एज अ रिजल्ट ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज गेन करता है और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। ये क्या बन जाता है? ये बनता है आपका, ये बनता है आपका पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे कैटायंस और एनायंस ऑलरेडी मौजूद हैं। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये सिर्फ सेपरेट होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो इस बॉन्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को तोड़ेगा और ये इसको अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो इसमें दो तरह के आयंस सेपरेट हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन। ये किस 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 कंपाउंड के लिए हम यूज करेंगे? जो हमें पता है कि वो आयोनिक है नेचर में। हम कभी नहीं बोलेंगे NaCl आयोनाइजेस इनटू NaNCl, कभी नहीं बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे तो टेक्निकली वो रॉन्ग होगा। हमको हमेशा याद रखना होगा कि आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट होते हैं। कब होते हैं? जब या तो उसको गर्म करें तब ये बॉन्ड टूट जाएगा,
या उसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, तब ये बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड टूट जाएगा। ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉट बॉन्ड, फोर्स टूट जाएगा। सेम टाइप यहाँ पे जब हम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जब हम लेंगे तो आपका, एक सेकेंड, ये जो है आपका, ये आपका यहाँ बना हुआ नहीं, जैसे इसको पानी में हम डालेंगे तो ये आयंस मौजूद है नहीं, बट दीज आयंस विल बी फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ आयंस विल बी, यहाँ सेपरेट होंगे। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन और यहाँ फॉर्मेशन, और इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। ये किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे? जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आपका ये हो गया क्लियर कि आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोग जब 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 हम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आपका आयोनाइज होगा, और जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड आपका वो डिसोसिएट। So already these are the topics. Let me recapitulate once again. मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन, किसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, और मैंने आपको ये भी बताया कि कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है, प्लस आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या अंतर है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। Now let me tell you about कुछ ऐसे टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं आपके उसमें। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, कैसे हम करते हैं, तो ये देखो, पहली बात कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक खास तरह के हम वेसल में उसको कंडक्ट करते हैं। ये वेसल इस तरह चीजों का बना होना चाहिए जो कि आपका नॉन रिएक्टिव हो और वो इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें लेंगे उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको जो है हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर। अच्छा, इसके अंदर जो भी हम लेते हैं जिसका हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो या तो मोल्टेन स्टेट में होगा या एक्वा स्टेट। अब इसमें हमको बिजली दौड़ाना है। बिजली दौड़ाने का मतलब क्या है कि हमको बिजली इसमें से पैसेज करके दिखाना है। ये ऐसे नहीं हो, दिस विल टेक प्लेस बाय अ गुड कंडक्टर, थ्रू इट विल एंटर द इलेक्ट्रोलाइट एंड इट विल लीव द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू गुड कंडक्टर्स। चाहे तो आप उसको आप एक यू टेक plate, yeah, you take some rods, something like that, but it has to be good conductor. These good conductors which conducts the electricity in and out of the electrolyte is known as electrode. ये जो electrodes हैं, if it is connected with the positive end को देखो मैंने खास तरह से एक लंबा stroke, एक small stroke, लंबा stroke यानी positive end, इससे अगर जोड़ा है तो this will convert into anode. यानी what is anode? Anode is the electrode which is connected with the positive end. This you have studied in physics in lower classes also. And the electrode which is connected with the negative end of the cell will be called as cathode. Anode has got less electrons, cathode has got more electrons. So what it does, cathode क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गिव अवे करेगा, गिव करेगा, इसीलिए रिडक्शन होता है कैथोड पर। एनोड क्या करता है, ये टेक करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जो भी आएगा इसको इलेक्ट्रॉन दान करेगा,
इलेक्ट्रॉन दान करने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी जो भी बंदा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा उससे, तो यहाँ पे रिडक्शन। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, दीज थिंग्स कम। अब आइए आपको कुछ चीजें और हम बताएं कि इलेक्ट्रोलिसिस के पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तक आपने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज किसको हम बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हम बोलते हैं अगर हमने रिएक्टिविटी के हिसाब से with the reducing, I mean with the getting the whatever the activity of the chemicals or the elements, if we arrange them in decreasing order from top to bottom, we get a series which is called as a reactivity series. At many times you will find that a very similar same type of series is also there, which is called as electrochemical series. Now, electrochemical series are of two types. One is the electrochemical series of cations. This depends on the ease of turning into cation. From top to bottom, as we come down, the ease of donating the electrons decreases. That means A, B, C, D, E, F जो भी है, A का power of donating electrons is highest, B का उससे कम, C का उससे कम, like that. So the metals are arranged depending upon the ease of donating the electrons from top to bottom, and this series is known as electrochemical series. Again आपको ये याद करना पड़ेगा. Same way, the electrochemical series of anions are the anions. The anions doesn't have only non-metals. There are radicals also. Radicals such as carbonate, nitrate, sulfate, acetate, hydroxyl, and then chloride, iodide. There are so many non-metallic radicals are present. So these non-metallic radicals or non-metal your atoms, if they're arranged in their decreasing order, I mean the ease of accepting the electrons decreases. The highest one has got the more power of accepting the electron than the lower one. Then you will call it as, this series will be known as electrochemical series of non-metals. I will show you here. This is potassium, calcium, sodium. And in this, a little difference is there. Potassium, sodium, calcium nahi hai. Potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, cupric, then mercury, silver. So all these metals, they are arranged upon the ease of donating electrons in a series. Similarly, when we take sulfate, nitrate, chloride, bromide, iodide, hydroxide, this also depends upon the ease of accepting the electrons. At the top, what will you find? The ease to donate, they donate the electrons very easily, highest, easily. So potassium ion will be formed more readily than magnesium. Magnesium will make the cation more readily than iron. Ferrous will make more readily than cupric. Do you understand? As we are coming down, the formation of cations will be less and less and less. The power will be less and less. So, what does the rule say? If a metal is donating the electron very, very easily, this is very, very, very easily, then definitely this will accept the electron. The opposite process will be very, very, very with difficulty. अगर पोटेशियम बड़े आराम से कैटायन बना रहा है, तो कैटायन से अगर उसको एटम बनना होगा तो क्या करें? अगर मान लो कि एटम से, देखो जैसे मेटल लिया मैंने, अगर ये मेटल बहुत आराम से कैटायन बना रहा है, बहुत इजीली, इस कैटायन को अगर हम लेंगे तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी ये फिर न्यूट्रल मेटल एटम बनेगा. तो अगर ये वाला प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत इजी है, तो डेफिनेटली ये वाला प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि इसकी देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. जो बंदा हमेशा दान करता हो
उसको तुम अगर कुछ दोगे वो कभी नहीं लेगा, बोलेगा कि अरे नहीं मेरी तो आदत है देने की, हाउ कैन आई टेक। वन हु इज अ डोनर कैन नॉट बी एन एक्सेप्टर फास्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स जो टॉप वाले होंगे वो बड़े आराम से कैटायंस बनाएंगे, और जो बॉटम वाले हैं वो बड़े दिक्कत से कैटायंस बनाएंगे। तो जब बहुत दिक्कत से कैटायंस बनाएंगे, बहुत दिक्कत से कैटायंस बनाएंगे, तो बड़े आराम से कैटायन से ये गेन करके मेटल एटम बनाएंगे, न्यूट्रल। ये एक से जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से आपको यहाँ भी है, सल्फेट बड़े आराम से एनायन बनाता है, हाइड्रोक्सिल बड़े दिक्कत से बनाता है। यानी अगर इसमें अगर सल्फेट न्यूट्रल लोगे तो ये बहुत आराम से फट से एनायन बना लेगा। हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, इसको टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो जैसे ही इसको मौका मिलेगा दान करने का, ये फटाक से दान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। Now let us see some few examples of electrolysis. कुछ चीजों को हम देखेंगे। नंबर 1 हम चेक करेंगे कि क्या कोई भी सॉलिड, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आयोनिक कंपाउंड्स को अगर हम सॉलिड स्टेट में लें तो वो दैट विल नॉट शो यू द इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जैसे ही हम उसको एक्वा स्टेट या मोल्टेन स्टेट में लेते हैं तो वो बड़े आराम से इलेक्ट्रोलिसिस दिखाता है। हाउ कैन वी शो दैट? So we will first of all we will take few examples of electrolysis. Again, see here. This is solid lead bromide. This is a crucible हमने लिया है, सिलिका का लिया, जो सिलिका का बना हुआ है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो सॉलिड लेड ब्रोमाइड है। ये हमने सर्किट फिट किया है, ये प्लस एंड है, नेगेटिव एंड है। इसमें एक बल्ब फिट किया है, दिस इज अ बल्ब, और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे सर्किट में, सर्किट विल बी कंप्लीट, लेकिन ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। So that shows the solid lead bromide does not allow the passage of electricity. लेकिन जैसे ही हम लेड ब्रोमाइड को आइदर एक्वा स्टेट पानी में डाल के शरबत की तरह बना के या मोल्टेन स्टेट में हम लेंगे, आइदर एक्वस और मोल्टेन स्टेट, ये जो बल्ब है वो जल जाएगा। So this will show that here what is happening, that electrolysis is occurring. Electrolysis जब occur होगा तो what will happen? आयंस कौन कौन से थे? एक मैंने लेड ब्रोमाइड लिया है मोल्टेन स्टेट में, तो ये डिसोसिएट होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, लेड आयन और ब्रोमीन आयन। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें क्या वैलेंसी है। तो ब्रोमीन आयन कैथोड पे क्या होगा भाई, इसके पास इकलौता एक ही कैटायन है, तो ऑब्वियसली ये कैटायन माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ। कैटायन विल गो टू कैथोड, तो कैथोड पे जाके ये +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेगा एंड इट विल बिकम लेड एटम। तो ये जो लेड होता है, दिस इज सिल्वरी ग्रे इन कलर एंड यू विल सी ऑन द कैथोड सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट अकर्स। नाउ व्हाट हैपेंस एट एनोड? एनोड है, यहाँ पे एनोड आपने लिया, ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड पे तो लेड आ गया, यहाँ पे डिपॉजिट आपका ये होगा लेड का डिपॉजिट। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ब्रोमीन जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। कैथोड पे डिडक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये ब्रोमीन एटम बनाएगा। लेकिन जो गैस है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो दो एटम ब्रोमीन के आपस में जुड़ के ये ब्रोमीन वेपर्स बनाएंगे। ये कलर क्या है ब्रोमीन का? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनोड पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में पूछा जाता है कि व्हाट यू ऑब्जर्व at cathode or anode when you are taking molten lead bromide। और ये बल्ब जो है बहुत अच्छे से स्ट्रांगली ग्लो करेगा। जब हम वाटर को लेंगे, एक्वस वाला लेंगे, तो भी आपका यही रिएक्शन आप। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हम लेंगे डिस्टिल वाटर को, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिस्टिल वाटर। किसी स्टूडेंट ने अभी पूछा था मुझसे कि मैम
डिस्टिल वाटर को कैसे हम दिखा सकते हैं, तो यू शुड लिसन टू द होल चैप्टर, देन यू आस्क द क्वेश्चन. नाउ यू नो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट डिस्टिल वाटर इज, it is a bad conductor of electricity, it is a non electrolyte. तो उसमें हम क्या करेंगे, few drops of H2SO4 कौन हम डालेंगे, few drops, so that it becomes a good conductor. तो कभी कभी इसका यूजफुलनेस पूछा जाता है कि why do we add few drops, तो immediately आप क्या बोलोगे कि H2O डिस्टिल वाटर जो है that is a bad conductor of electricity, it is a non electrolyte, so to make it a good conductor we add H2SO4 few drops. अब दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे कि ओके चलो तुमने H2SO4 डाला, तो नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं डाल रहे हो, HCl क्यों नहीं डाल रहे हो, उसमें H2SO4 ही क्यों डाल रहे हो. तो उसका आंसर आपको एसिड चैप्टर में मैंने बताया था कि कुछ एसिड्स वोलेटाइल होते हैं और कुछ एसिड्स कुछ एसिड्स जो हैं, कुछ एसिड्स आपके वोलेटाइल होते हैं और कुछ आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं. तो ये चूंकि नॉन वोलेटाइल है और ये रिएक्ट नहीं करता है, ये इंटरैक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रोलिसिस में, इसलिए वी यूज दिस ओनली, वी विल नेवर यूज HNO3 या HCl. अब ये देखो, ये खास तरह का एपरेटस हम लेते हैं. इस एपरेटस का नाम है Hofmann's voltameter. इसके तीन इसके सेक्शंस हैं. यहाँ पे भी आपका, यहाँ से भी आप मतलब ये ओपन कर सकते हैं. बीच वाले सेक्शन से आप वाटर को डालेंगे, ये वाटर जाके यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पे आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं. तो दिस स्पेशल टाइप, लोअर साइड में आप प्लैटिनम का वायर ले लेंगे. इस प्लैटिनम को वायर में इसको आप पॉजिटिव एंड से आप जोड़ेंगे, पॉजिटिव एंड से, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू NO. और यहाँ पे आप नेगेटिव एंड जोड़ेंगे, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू NO. ये पूरा सर्किट है, नहीं दिखा यहाँ पे ऐसे सर्किट हमने दिखा दिया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव. अब जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे की लगा दो, रेजिस्टर डाल दो, एमीमीटर डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, सर्किट में. अब जब इस सर्किट को हम ओपन करेंगे तो बिजली दौड़ेगी, पैसेज होगा, क्योंकि डालना है. तो क्या होगा कि H2O आपका आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि H2O क्या है, ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, ये आयोनाइज हो. तो आयोनाइज होने के बाद ये H आयन और OH आयन बनाएंगे. आपने H2SO4 भी डाला है, तो ये H2SO4 भी 2H और SO4 में आयोनाइज हो जाएगा. अब we will see these are the ions present. The cations are H, and anions, there are two anions, OH and SO4 ions. So what will happen? At cathode, cations will be migrating. Which cation? Hydrogen ion is there. So hydrogen ion will accept electron and convert into H atom. 2H atom, it should be put into the bracket. 2H atoms will give you hydrogen gas. Similarly, your anodes will be attracting OH ion and SO4. The position of OH ion is lower than this. Where have you seen this? Just now I have told you that in reactivity series, just now I have told you that in reactivity series, SO4 is higher and OH is lower. So it affects the electrolysis process, and we will see that OH, instead of SO4, OH discharges. It gives away the electron, its extra electron is here, उसको दान कर देगा. It will convert into OH, और ये 4 OH मिलके
H2O, 2H2O और O2 बनाएंगे। यानी एनोड पे O2 निकलेगा, O2 निकलेगा और कैथोड पे H2 निकलेगा। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। टाइम टू टाइम इन दोनों को ओपन करके ये हम ले सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब अभी जो मैंने आपको बताया कि SO4 और OH दो थे, लेकिन OH ही आपका डिस्चार्ज हुआ। तो क्या इसका कोई रूल है? यस, सर्टेनली। और इस रूल को हम बोलते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। व्हाट इज सेलेक्टिव? जब मान लो कि तुम लोग जब रेस करते हो तो क्या कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, उसमें आप लोग को दौड़ाया जाता है। तो जो पहले पहुंचता है, रेड फीते को जो पहले छूता है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड। तो इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस में जब मान लो एक ही कटायन है तो वो कैथोड पे जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्जिंग हम किसको बोलते हैं? डिस्चार्जिंग यानी अगर कटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल एटम बनाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्चार्ज। अगर वो एनायन है तो अपना जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा है उसको दे देगा, और देने के बाद वो न्यूट्रल एटम बना लेगा, इसको हम डिस्चार्जिंग ऑफ एनायंस बोलेंगे। तो मान लो एक ही कटायन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, that cation will approach cathode and convert into a neutral, discharge. Similarly, one anion, no problem. लेकिन if there are more than two, या तीन है, चार है, तब कैसे डिसाइड होगा? This is actually governed by a rule called as selective discharge of ions. Selective discharge, there are three rules of selective discharges. The first rule says in the reactivity series we have seen, so suppose A, B, C, D, चार cations हैं। हमने मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा है, A, B, C, D। तो whichever cation has got the lowest position, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, अगर D मौजूद है तो D डिस्चार्ज होगा, A, B, C नहीं होगा। समझ में आया? इसी तरह से अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस लेते हैं, मान लो तीन चीजें मौजूद हैं, A, B, C, तो जो लोएस्ट है C है, वो लोएस्ट। मेटल वाले में D लोएस्ट था, तो इसमें C अगर लोएस्ट है, कोई सा भी ले लो, ऊपर से तीसरा तीन ले लो, या एक बीच का ले लो, एक उसके नीचे का ले लो, तो जो भी लोएस्ट पोजीशन होगा वो डिस्चार्ज होगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोक्सिल भी था, OH भी था और सल्फेट भी था। तो सल्फेट और हाइड्रोक्सिल में when we compare, OH has got the lowest position in electrochemical series, therefore not sulfate but OH will discharge। ये तो पहली चीज थी, this is the first rule। Second rule says, so that means whichever has got a lower position in the either the cation series or in the anion series will have the greater tendency to discharge. This rule says this। Second rule says that concentration also sometimes affects। मान लो कि ठीक है, जो नीचे वाला है वो डिस्चार्ज होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो बंदे, दो कटायंस या दो एनायंस निकल रहे हैं, ए और बी का लोएस्ट पोजीशन है, ठीक है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन ए से ज्यादा है, तब कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी क्या होगा, बी न डिस्चार्ज होके ए डिस्चार्ज होगा। सॉरी, मान लो कि अगर A और B है and practically B should discharge but the concentration of A is higher, A का बहुत ज्यादा है concentration B के हिसाब से, तो B नहीं होगा as per the rule, A ही discharge होगा, but it is also not always, sometimes। So the concentration of the electrolyte also affects the electrolysis। और third rule says nature of the electrodes। मैंने कितना electrodes बताया है? I have told you there are two types of electrodes। One is your anode, second is your cathode। कैथोड कुछ भी हो, कोई भी बंदा कैथोड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड कोई भी होगा, इलेक्ट्रोलिसिस वैसे ही चलेगा जैसे उसको चलना है। लेकिन एनोड अगर जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है, that will affect the electrolysis, the whole chemical reaction will be changed। So we divide the anodes into two types। One is your inert anode, जो एकदम शांत रहता है, कोई मतलब नहीं है,
इनर्ट एनोड्स में कौन कौन से हैं? आयरन है, ग्राफाइट है, प्लैटिनम है, गैस कार्बन है, कार्बन रॉड्स हैं। दीज आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप शांति से काम करेंगे। दूसरे टाइप के एनोड्स हैं, खाली एनोड की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैथोड। कैथोड आप कुछ भी ले लो। दूसरा टाइप का एनोड्स ऐसे हैं जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, निकल है, गोल्ड है। These are the anodes, not nickel है, silver है. These are the anodes which are affecting the electrochemical reactions which are taking place. So they are called as active anodes. Now we will see how it happens. Now I will show you NaCl, NaCl and solution takes this electrolysis of NaCl occurs. So यहाँ मैंने लिया है डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट का मतलब है ज्यादा वाटर है इसमें, सॉल्ट कम है। और इस तरफ मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, यानी इसमें नमक ज्यादा है, NaCl ज्यादा है और पानी कम। तो दोनों में ही आयंस क्या क्या मिलेंगे? एसोसिएशन होने के बाद NaCl एसोसिएट Na और Cl, और वाटर है तो H और OH। यहाँ पर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। कैथोड से कोई मतलब नहीं है। कैथोड के पास दो बंदे पहुंचेंगे, सोडियम पहुंचेगा और आपका सोडियम और हाइड्रोजन दोनों जाएंगे। कौन सबसे नीचे है? हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन विल डिस्चार्ज और हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन गैस बने। यहाँ भी आपका वही चीज है, क्योंकि दोनों ही माइग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखोगे कि इसमें सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी हाइड्रोजन जो है आपका डिस्चार्ज हो रहा है रूल के हिसाब से, जैसा आपका रूल कहता है उसके हिसाब से कि हाइड्रोजन की पोजीशन कम है और वो चलो ठीक है वो डिस्चार्ज हो। ये फर्स्ट रूल को सपोर्ट करता है। एनोड में क्या है कि यहाँ पे दो बंदे जाएंगे, क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल। नीचे कौन है? हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल डिस्चार्ज होके वाटर और ऑक्सीजन गैस निकाले। इस एनोड पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो Cl जो है और OH दोनों माइग्रेट करेंगे। Cl का कॉन्सेंट्रेशन OH से ज्यादा है। पोजीशन तो इसका ऊपर है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए दिस विल फॉलो द सेकेंड रूल। सो नॉट OH, जैसे यहाँ पे OH हुआ डिस्चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन आयन डिस्चार्ज। तो इसमें जब आप हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl लेते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं निकलता है, यहाँ क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा दोनों के। तो दिस सपोर्ट्स द सेकेंड रूल, दिस सपोर्ट्स द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल बोलता है कि द लोएस्ट द पोजीशन it will discharge first. Here it says sometimes the concentration of the ions also affects the electrolysis. थर्ड क्या आपका बोलता है? थर्ड रूल सेज कि इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग उसको प्रूव करेंगे बाय कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, कॉपर सल्फेट को जब पानी में डालेंगे तो कलर जो है इसका डूब जाएगा सोल्यूशन का। तो हमने दो सिचुएशन लिया है, एक में एनोड जो है हमने प्लैटिनम लिया है, कैथोड हमने कॉपर लिया है। दूसरे सिचुएशन में कैथोड तो कॉपर है, एनोड भी कॉपर लिया है, और चूंकि कॉपर एनोड लिया है तो ये एक्टिव एनोड है। और यहाँ पे जो कॉपर है आपका, यहाँ पे प्लैटिनम जो है ये आपका इनर्ट है, ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर आपका रिएक्ट करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक्वस कॉपर सल्फेट को जब हम डिसोसिएट करते हैं ये तो क्या क्या बनता है। क्यूप्रिक आयन, सल्फेट आयन। वाटर को हम लेंगे H आयन, OH आयन, इसमें हम कुछ बूंद H2SO4 का भी डालेंगे, तो ये निकलेगा OH और सल्फेट आयन। अब ये पूछोगे ये क्यों डाल रहे हैं? ये इसलिए देते हैं ताकि इसका कंडक्शन बढ़िया रहे, हाइड्रोलिसिस ना हो। में आपका ये नहीं है। अच्छा, अब आइए, जब हमने प्लैटिनम लिया है, प्लैटिनम जो कि इनर्ट है, तो क्या होता है? कैथोड विल बी अट्रैक्टिंग। कैथोड पे कौन कौन जाएगा? क्यूप्रिक जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। पोजीशन किसका लोएस्ट है? क्यूप्रिक और हाइड्रोजन में कॉपर का लोएस्ट है, तो सिंपली क्यूप्रिक आयन भी डिस्चार्ज और कॉपर बनाएगा। एनोड में कौन कौन जाएगा? एनोड पे सल्फेट जाएगा, हाइड्रोक्सिल जाएगा।
यहाँ भी सल्फेट ही है, तो सल्फेट और हाइड्रोक्सिल में कौन नीचे है, लोएस्ट है, हाइड्रोक्सिल लोएस्ट है, तो यहाँ पे एनोड जो है आपका ये O2 गैस निकला। तो क्या होगा कि चूंकि ये जो क्यूप्रिक आयन है इसकी वजह से ये ब्लू कलर है, तो धीरे धीरे ये क्यूप्रिक आयन आपका ये डिस्चार्ज हो कॉपर न्यूट्रल एटम बनाता चला जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में कम होता चला जाएगा। इधर कंसंट्रेशन क्यूप्रिक आयन का कम होता चला जाएगा क्योंकि कॉपर में चेंज हो रहा है, तो ये जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा। कब? जब हम प्लैटिनम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम एक्टिव एनोड ले रहे हैं तो कैथोड पे तो वही चीज हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, यानी कि क्यूप्रिक आयन कॉपर में बना रहा है, एनोड पे सल्फेट और हाइड्रोक्सिल दोनों दौड़ते हुए पहुंचेंगे, लेकिन कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने एनोड जो लिया है वो कॉपर लिया है और वो खुद ही आयोनाइज होगा और क्यूप्रिक आयन निकालता रहेगा। तो जितना क्यूप्रिक आयन यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, the same number of cupric copper atom is giving away cupric ion. तो solution में the concentration of cupric ion does not go down. Same number whatever is discharging here, same number is added. As a result, blue color sustains. Blue color remains the same. ये बहुत 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 important है. What happens when you take copper anode? The blue color remains. What happens when you take platinum? The blue color fades. Why? Here the number of cupric ion discharges, same number of cupric ions are added by the ionization of copper anode. और चूंकि कॉपर एनोड जो है तो धीरे धीरे ये चूंकि ये निकालता रहेगा तो ये थिन होता चलेगा, ये थिन से थिनेस्ट, और फिर आपको चेंज करना। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या करना है हमको, उसको क्यों हम चेंज करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे घिसता रहता है, उसमें से कॉपर एटम निकल निकल के आयोनाइज होता रहता है, तो जितना क्यूप्रिक आयन हटता है सोल्यूशन से उतना ही ऐड होता है, तो ब्लू कलर वैसे का वैसे ही रह जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैथोड का मैंने आपका वही बताया। इसके बाद जो है आपका ये आप लेसन को पूरा रीड करेंगे और अगला जो है क्लास जो है हो सकता है हम क्वेश्चन पूछे, लेसन को रीड जरूर करिए। क्वेश्चन Shishman, it is written that electrolytic conductivity is a property of electrovalent compound only. लेजर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कहाँ पे लिखा हुआ है? मैम मैंने पेज in second page of the chapter. It is wrong. There are many things in the book which may appear wrong. It is a 100% polar covalent compound. Okay, Anshika. Anshika. Yes, Anshika. What is the question? Ma'am, during electrolysis of water, the acid which we take should be dilute or concentrated? Concentrated 1 or 2 drops. Dilute also you can take. Ma'am, what will be the difference if we take dilute or concentrated? That you will understand when I will teach you your this acid chapter, no? That we will understand. There is a lot of difference. Okay, ma'am, means that we can take both dilute also concentrated. Actually, in some of the books, they don't write anything. I mean, in books it is written dilute. So you just write dilute. Okay, you know what happens? That sulfuric acid in its concentrated form acts like oxidizing. So that way it may affect. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Now, Vedang. Yes, Vedang. 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 Yeah. Tell me. I'm unmuted. Yeah. If we take ma'am copper and Pb in distilled water, ma'am, तो इमेजिनरी वाला जो चीज है ना वो तो उसको नहीं लेना है। अब तुम बोलोगे अगर हमने गोल्ड ले लिया और अपने आप को डाल लिया तब क्या होगा? बेवकूफी वाले क्वेश्चंस मत पूछो, जो है वो पढ़ो। तुमको जो चीजें
केमिकल रिएक्शन मैंने क्या बोला है कि तुम कुछ भी मिला दोगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, उसका पर्टिकुलर एक लॉ होता है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम ईंट रोड़ा पत्थर कुछ भी मिला दोगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। खिचड़ी ले ली उसमें खीर मिला दिया तो क्या बनेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो हाथ नीचे करो। नैनिका, यस नैनिका। Hello, ma'am. यस, How to differentiate between conductors and non-conductors? अगर कंडक्टर आपने एक सर्किट में बल्ब लगा दिया तो अगर कंडक्टर है बल्ब जलेगा नहीं, और बैड कंडक्टर है तो सर्किट आपने कंप्लीट करने के बाद क्यों नहीं चलेगा। किसी में भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपको बल्ब लगाना पड़ेगा सर, तभी आपको दिखेगा ना पैसेज पर इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है कि नहीं। चलो गुड। इस तरह मैम, यस कृतिन, कृतिन। Ma'am, in the last reaction that you told that we take active copper as at cathode and anode, why won't this process continue indefinitely? Because the number of copper atoms that are formed, the same number are discharged. सुनो, अगर तुमने कॉपर एनोड को मोटा लिया तो बहुत देर तक रिएक्शन चलेगा। तुमने अगर एक बाल्टी इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो रिएक्शन ज्यादा लंबा चलेगा। अब अगर तुमने एक मग लिया है तो उतनी देर के लिए चलेगा ना रिएक्शन, इंडेफिनिट पीरियड के लिए कैसे चलेगा। बिकॉज तुम्हारा उतना क्यूप्रिक आयन जो निकल रहा है वो कॉपर प्लेट जो तुमने लिया वो उसको रिप्लेस करेगा। मेन फंक्शन यही है, ठीक है। अब तुम जितना मात्रा में लोगे उतनी देर चले। अगर मान लो एक छोटा सा कप लिया है, एक पतला सा प्लेट लिया है तो थोड़ी देर चलेगा। बहुत बड़ा एक ड्रम लिया है कॉपर सल्फेट, मोटा एकदम बड़ा सा रॉड डाला है तो काफी देर चलेगा। ठीक, एनी मोर? ओके देन चिल्ड्रन, बाय बाय एंड रीड द लेसन एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। बाय।